गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं। हमने पढ़ लिया था जल संसाधन क्या होता है, क्या इसके उपयोग है, भारत में कौन कौन से स्रोत हैं जल के। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि जल प्रबंधन क्या होता है, जल संरक्षण क्या होता है। ठीक है, आज हम करेंगे सिंचाई परियोजनाएं। क्या करेंगे? सिंचाई परियोजनाएं। सबसे पहले तो भारत में अगर हम, क्योंकि हमें तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, तो भारत में अगर सिंचाई परियोजनाएं की बात करें, सबसे पहले आता है कि सिंचाई जरूरी क्यों है। ठीक है, क्यों जरूरी है भाई, क्या महत्व है सिंचाई का। अब देखिए, भारत में क्या होता है, सारा साल वर्षा कौन सी है? मानसूनी है। और मानसूनी वर्षा आपको भी पता है 3-4 महीने रहती है। ठीक है, और वो भी क्या है, निश्चित नहीं है कि भाई इतने से इतने मंथ में होगी और यहाँ होगी, अनिश्चित मात्रा है। ठीक है, तो वर्ष भर कृषि उत्पादकता के अनुकूल न होने के कारण वर्षा क्या होता है कि जो पानी की आपूर्ति है वो नहीं, पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सिंचाई आवश्यक हो जाती है। भारत के बहुत से किसान किस पर निर्भर करते हैं? मानसून पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और जिस साल मानसून ठीक नहीं रहता, मतलब वर्षा अच्छी नहीं होती, तो क्या होती है, उस साल फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाती है और उनका जो उत्पादन होता है जैसी अपेक्षा की जाती है वैसा नहीं होता है। तो अब मान लो वर्षा की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं लोग? सिंचाई करते हैं। तो इसी नियमितता और कृषि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए, उत्पादकता बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर भारत की बात आती है तो भारत में आपको भी पता है जो वर्षा का वितरण है वो भी क्या है? असमान है। कैसा है? असमान है। ठीक है, जैसे मान लो मेघालय में जो चेरापूंजी है वहां पर हो रही है विश्व की सबसे अधिक बारिश। इसके विपरीत अगर आप आ जाएं राजस्थान के जैसलमेर में, तो वहां हो रही है विश्व की सबसे कम बारिश। राजस्थान के जैसलमेर में एज वेल एज जो कश्मीर का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो भी कैसा है, वहां भी वर्षा कैसी होती है? बहुत ही कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में वहां भी वर्षा होती है, कम होती है। ठीक है, इसी कारण से क्या हो जाती है, सिंचाई आवश्यक हो जाती है। और भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी जो है यहाँ की, और बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, वो किस पर टिके हुए हैं? कृषि पर टिके हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ सिंचाई का महत्व और भी अधिक है। और सिंचाई के जो प्रमुख साधन है कौन कौन से हैं? जैसे नहरें हैं, कुएं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, और आजकल तो क्या होने लग गई है, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई भी हो गई है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो भारत में जो सिंचित क्षेत्र है उसका क्या हुआ है? अत्यधिक विस्तार हुआ है। पहले तो भारत क्या था, पूर्णतः किस पे डिपेंड करता था? वर्षा। लेकिन जैसे जैसे भारत का विकास हुआ, स्वतंत्रता के बाद से भारत में जो सिंचित क्षेत्र है, देखो 1951 की अगर हम बात करें, 1951 की अगर हम बात करें तो उस टाइम सिंचित क्षेत्र था 226 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और वहीं पर मार्च 2013 तक बढ़कर ये हो गया 1082 लाख हेक्टेयर। देखिए आप कितनी उन्नति हुई है, कितना बढ़ा है। ठीक है, अब इस सिंचाई, ये तो है नहीं कि भाई आपने कैसे भी शुरू कर दी। इन सिंचाई परियोजनाओं, भारत में बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है। इन सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला आता है कौन सा? वृहत सिंचाई परियोजनाएं। क्या आती है? वृहत मतलब बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, वृहत सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है मध्यम। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या आती है? लघु। ठीक है, अब
वृहद सिंचाई योजना में कौन कौन से क्षेत्र, इसमें उन क्षेत्रों को और उन कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर, कितने, 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र, 10,000 से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, CCA, क्या बोलते हैं, CCA। इसका फुल फॉर्म क्या होगी, कल्चरलेबल कमांड, ठीक है, एरिया, क्या है इसकी, कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, और इस वर्ग में किसको शामिल किया जाता है, नहरों और बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है जैसे नदी घाटियों पर जो बनाई हुई होती है उनको शामिल किया जाता है। दूसरी आती है मध्यम, इसमें उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से तो अधिक, ठीक है, 2000 हेक्टेयर से तो अधिक कृषि योग्य क्षेत्र हो, लेकिन 10,000 हेक्टेयर से क्या हो, कम कृषि योग्य जो क्षेत्र होता है उसको किस में शामिल किया जाता है, मध्यम सिंचाई योजना। और ये योजनाएं जो होती है वो कैसी होती है, मध्यम आकार की होती है। इसमें जो देश की जो विकसित जो छोटी नहरें होती है उनको लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या कि लघु सिंचाई परियोजनाएं, इसमें उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिसमें 2000 हेक्टेयर से भी कम क्या हो, कृषि योग्य क्षेत्र हो, 2000 हेक्टेयर हो या उससे भी कम हो, तो इसमें उसको शामिल किया जाता है। और इस श्रेणी में जो है वो सम्मिलित क्षेत्र को किसी भी जो वृहद या मध्यम आकार वाली जो परियोजनाएं हैं इनका अंग नहीं बनाया जाता। इसमें आती है कुएं, नलकूप, पंप सेट, ड्रिप इरिगेशन जो होती है, तालाब, छोटी छोटी नहरें जो है इनको शामिल किया जाता है। और वर्तमान में भारत 62% जो योजनाएं हैं वो लघु परियोजना से ही सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब देश के जो समस्त सिंचाई क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्रों में अगर सिंचाई साधनों का योगदान है तो देखिए जो नलकूप है ना, पहले नंबर पे आता है नलकूप, कुएं, इनका सिंचित क्षेत्र है 57%, मतलब 57% भाग कृषि का किससे सिंचित होता है, किससे सिंचाई की जाती है, उसमें नलकूपों से और किससे, कुओं से। ठीक है, किससे की जाती है, नलकूपों से और कुओं से। ठीक है, दूसरा जैसे अब इनको भी एक क्रम में रखा गया है। ठीक है, किसके आधार पर, नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है उनको क्षेत्रफल के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है। सबसे पहले आते हैं नलकूप, क्या आते हैं, नलकूप, फिर आती है नहरें और फिर क्या आते हैं, कुएं, क्या आता है, कुआं। ठीक है, इसके बाद नहरों से होता है 32% से अधिक, क्या होता है, 32% से अधिक किससे सिंचित होता है, नहरों से सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। नहरों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि 2 पार्ट कौन कौन से, एक तो नित्यवाही नहरें, मतलब जो हमेशा प्रवाहित होती रहती है, दूसरा अनित्यवाही नहरें। नित्यवाही नहरें जो भाई सदैव जल से भरी रहती है, अनित्यवाही जिसमें इनको क्या कहा जाता है, बाढ़ की नहरें भी कहा जाता है। इनमें वर्ष भर क्या होता है, जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, ये केवल वहां बहती है जहां पर जिन नदियों में बाढ़ आती है ना, उन बाढ़ के पानी से वो बाढ़ का पानी किसमें लगा दिया जाता है, किसमें उसका वो कर दिया जाता है, अनित्यवाही नहरों में। ठीक है, और ये बाढ़ के टाइम पर ही काम आती है। ऐसी नहरों में वर्ष में मात्र एक बार ही क्या की जा सकती है, फसल की सिंचाई की जाती है, क्योंकि बाढ़ हमेशा तो नहीं आती रहती नदियों में, मॉनसून के टाइम पे ही आती है और उसी टाइम पे इनमें क्या आता है, पानी आता है। ठीक है, तीसरा आता है भाई किससे हो गई, नलकूप और कुओं से हो गई, नहरों से हो गई, अब क्या आएगा, तालाब। तालाब से की जाती है 6% क्षेत्रफल पर सिंचाई।
और अन्य साधनों में क्या बच गया, जो अन्य साधनों से की जाती है 5% क्षेत्रफल पर सिंचाई। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो कितने गुना बढ़ा है, 5 गुना बढ़ा है। ठीक है, अगर इनके आंकड़े उठाकर देखे जाए तो आप देखिए 2010-11 के अनुसार मार्च 2010 तक 1000 कितना 82, मैंने बताया था ना अभी कितना 1082 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता का विकास किया जा चुका है। और इसका अगर शुद्ध प्रतिशत निकाले तो कितना आता है 932 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ये एक अलग वो है, बताएंगे कभी। अब आती है कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो बनाई गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आती है कौन सी, दामोदर घाटी परियोजनाएं। क्या आती है, दामोदर घाटी परियोजनाएं। देखिए इससे पहले एक चीज और बता देती हूँ, ये जो परियोजनाएं होती है ये इनका जो रख रखाव है उसकी दृष्टि से इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी, एक तो केंद्र सरकार जिसका नियंत्रण करती है, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है जो परियोजनाएं, दूसरी होती है राज्य और राज्य सरकार के नियंत्रण में। देखिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, भाखड़ा नांगल, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी, रिहंद योजना, ये कौन सी है जो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहती है। मतलब इनका सारा खर्चा कौन उठाती है, केंद्र सरकार उठाती है। ठीक है, इनमें टूट फूट का या जिनकी मरम्मत का जो कार्य होता है या इनका जो भी खर्चा होता है वो कौन उठाती है, पूर्णतः केंद्र सरकार उठाती है। राज्य सरकार जो अपने राज्य में, जो उनके राज्य में परियोजनाएं शामिल है उनका खर्चा कौन उठाती है, राज्य सरकार उठाती है। और इन योजनाओं का नियंत्रण या तो एक राज्य में होता है या एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है। ठीक है, या तो एक राज्य में होता है या एक से अधिक राज्य में होता है। ठीक है, देखिए इनमें कौन कौन सी आती है, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर उठाते हैं चंबल का। ठीक है, दूसरा तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की मिलीजुली परियोजना है। सरदार सरोवर है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की मिलीजुली परियोजना है। इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान और हरियाणा की मिलीजुली परियोजना है। नागार्जुन सागर सिर्फ एक ही राज्य है, कौन, आंध्र प्रदेश, उसकी मिलीजुली परियोजना है। रामगंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मिलीजुली परियोजना है। गंडक बिहार और उत्तर प्रदेश की है। माता टीला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है। मयूराक्षी पश्चिमी बंगाल की है। फरक्का भी किसकी है, पश्चिमी बंगाल की है। सोन जो है वो किसकी है, बिहार की है। उत्तरी कृष्णा कर्नाटक की है। काकरापारा गुजरात की है। और स्वर्ण रेखा जो है वो किसकी है, उड़ीसा और झारखंड की। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है सिंचाई परियोजनाएं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आती है दामोदर घाटी परियोजना। क्या आती है, दामोदर घाटी परियोजना। अभी मैंने बताया इसका रख रखाव किसके अंडर होता है, केंद्र सरकार के अंडर होता है। इसको बोलते हैं DVC, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो स्वतंत्र भारत है उसकी सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है इनका प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, इनका प्रयोग विद्युत बनाने के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं उनको बचाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उपयोग है इनके। ठीक है, सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो ये जो परियोजना है ये कहाँ की है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। किसकी है, झारखंड प्लस पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी जो परियोजना है, टेनेसी घाटी परियोजना थी 1933 में बनाई गई थी। ठीक है, उसके आधार पर उसको देखते हुए हमारे यहाँ कौन सी बनाई गई, दामोदर घाटी परियोजना। और कब बनाई गई, 1948 में। कब बनाई गई थी, 1948 में। बहुउद्देशीय परियोजना है ये। ठीक है, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से,
छोटा नागपुर जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर पश्चिमी बंगाल की जो हुगली नदी है, ठीक है। अब आप मैप एटलस देखेंगे तो एटलस में 28 पेज नंबर पर, ये देखिए एटलस में है पेज नंबर कौन सा, 28 पेज नंबर पे। और ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ठीक है। कौन सी है, सिंचाई परियोजनाएं। अब हम बात कर रहे हैं दामोदर घाटी, तो आप ये देखिए ये आपकी है पश्चिमी बंगाल, और ये क्या है, दामोदर नदी है। और ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ से निकलती है, और किस में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब इस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, देखिए सबसे पहले है कौन सा, तिलैया, क्या है, तिलैया, ठीक है। फिर कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी, ठीक है। कहाँ, पंचेत पहाड़ी, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से, तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत पहाड़ी, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बोकारो, क्या, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा और तथा एक नाम और है पतरातू, क्या है, पतरातू। इन पर किसका निर्माण किया गया है, विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, विद्युत ग्रहों का, ठीक है, निर्माण किया गया है। ये तो क्या है, बांध है, ठीक है, ये तो बांध बनाए गए हैं इसी नदी पर। और ये क्या है, विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है कौन सी, दामोदर नदी घाटी के बाद आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। जो ये कहाँ है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, देखिए ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये देखिए भाखड़ा नांगल लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे तो आपको लिखा भी मिलेगा भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये कौन सी नदी पर बनाई गई है, सतलज नदी पर। किस नदी पर बनाई गई है, सतलज जो नदी है उस पर बनाई गई है, ठीक है। और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है ये कौन सी थी, स्वतंत्रता के बाद पहली पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी, दामोदर घाटी। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है, गुरुत्वीय बांध है। और कितनी ऊंचाई है इसकी, 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस बांध का निर्माण किया गया था 1963 में। कब किया गया था, 1963 में। अब इस बांध के पीछे एक झील है, क्या नाम है उसका, गोविंद सागर। क्या है, गोविंद सागर झील है। इस बांध के पीछे है गोविंद सागर झील। और ये गोविंद सागर झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और नांगल नामक स्थान पर, इसी में ही एक नांगल जगह है, उस पर क्या किया गया है, एक दूसरा बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है, दूसरा बांध बनाया गया है, ठीक है। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये, एशिया का, ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 225.55 मीटर। कितनी है, 225.55 मीटर। इससे अगर ऊंचे बांध की बात करें तो वो भी कहाँ है, भारत में ही है। वो कौन सा है, टिहरी। कौन सा बांध है, टिहरी। और वो कितना ऊंचा है, अभी आएगा आगे, क्या है, 261 मीटर ऊंचा है। कितना है, 261 मीटर ऊंचा है। और इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गोविंद सागर कहलाता है। मतलब ये झील बना दी गई है, इसके पीछे इसमें इसका जल का क्या कर लिया जाता है, संग्रह कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है,
ठीक है। और इस परियोजना से किस किस स्टेट को लाभ मिलता है, देखिए इससे मिलता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश तो है ही, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित जो दिल्ली है, इन सबको देखिए क्या क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान, यहाँ से इन सबको क्या मिलता है, लाभ, इस परियोजना का लाभ इन सभी को मिलता है। ठीक है। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर कौन सी, रिहंद बांध परियोजना। कौन सी है, रिहंद बांध परियोजना। ठीक है। जो रिहंद बांध परियोजना है, ये क्या है, जो उत्तर प्रदेश में सोन की जो सोन नदी है ना, उसकी क्या है, सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। ठीक है। सोन की सहायक नदी क्या है, रिहंद। ठीक है। और रिहंद पर मिर्जापुर, क्या, रिहंद पर भी मिर्जापुर जिले में पीपरी नामक जगह पर, कौन सी जगह पर, पीपरी नामक जगह पर ये परियोजना बनाई गई है। सोन नदी की सहायक नदी क्या है, रिहंद। रिहंद पर मिर्जापुर में और पीपरी नामक जगह पर ये बांध बनाया गया है। इस बांध के पीछे क्या बनाई गई है, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर, एक कृत्रिम झील बनाई। देखिए ये थी गोविंद सागर, ये कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, वैसे ये जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है। अगर नेचुरल झील, प्राकृतिक झील की अगर बात करें तो कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो कौन सी है, वुलर जो झील है जम्मू कश्मीर में, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की। ठीक है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये झील बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर हीराकुंड परियोजना। कौन सी आती है, हीराकुंड परियोजना। ठीक है। हीराकुंड परियोजना, इस परियोजना पर एक बात बता देती हूँ मैं, 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा बांध बनाया गया है कंक्रीट का। ठीक है। कंक्रीट का बांध के बनाया गया है। और इस बांध के नीचे किसका निर्माण किया गया है, बांध के नीचे ओबेरा जगह है, क्या नाम है, ओबेरा एक जगह है, वहां पर किसका निर्माण किया गया है, विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।